हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। डे बाय डे एमएस एजुकेशन फैमिली काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और रोज हमारे साथ कुछ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आवर फैमिली इज ग्रोइंग वेरी मच एंड वी आर वेरी क्लोज टू अ फैमिली ऑफ 400 मेंबर्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। In lecture number 1 of chemical reaction and equation, we have learned about what is meant by chemical reaction. हमने जब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया साइंस में, उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और डिटेल में हमने जाना कि क्या-क्या चीजें जो है केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में छोटी सी झलक देखी थी, खाली नाम पढ़ा था अगर सच बोलूं तो टुडे लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कौन-कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 6 to 7 टाइप्स ऑफ दिया हुआ है और हम आपके लिए टोटल 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लेकर आए हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम के ऊपर से आइडेंटिफाई कर लो बेटा कि रिएक्शन में क्या होने वाला है। अगर हम नाम के ऊपर गौर फरमाएंगे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बी का मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइन करना, ठीक है। किसे कंबाइन करना वो भी जानना जरूरी है। अब हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, और बीच में हम एरो बनाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो एक रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट होता है और एरो साइन बनाते हैं अपन लोग। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम बताते बेटा वो क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट। जो राइट हैंड साइड पे अपन लोग डिस्क्राइब करते हैं बेटा वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर हम दो रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे तो दो रिएक्टेंट को कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। दो रिएक्टेंट को कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट अपन को मिलेगा। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी जहां पर हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट अपन को देखने को मिलेगा, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात बेटा कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होंगे। अब रिएक्टेंट्स जो है बेटा वो या तो दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, या दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल, या एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड, कोई भी आप लोग ले सकते हो। इंपॉर्टेंट ये बेटा कि हमारे पास दो रिएक्टेंट होना चाहिए और दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पर जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो यहां पर एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहे एकदम सिंपल भाषा में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपल सा मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसको मैं बोल देता हूं ए, मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है जिसको मैं बोल देता हूं बी। तो एक रिएक्टेंट ए हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बी हो गया, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं यानी कि कंबाइन कर रहे हैं। तो A प्लस बी ये रिएक्टेंट हुआ, इसको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या मिला अपन को बेटा, AB। तो यहाँ पे एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के राइट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट को हमने कंबाइन करा और हमें सिंगल प्रोडक्ट जो है देखने को मिला। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन
हीट यानी कि एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। क्लियर इतनी बात? याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट यानी कि एनर्जी रिलीज हो तो उसको प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, और जब हीट यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उसको रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी अगर लिखना चाहूं मैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, in a combination reaction, two reactants combine together, two reactants combine together to form a single compound. कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या तो अगर अपने बोलना चाहे तो सिंगल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन some energy is released in the form of heat. ठीक है, in a combination reaction two reactants combine together to form a single product. किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बेटा दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी बेटा, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर E डॉट जी। E डॉट जी का मतलब होता है एग्जांपल गिवन। ठीक है ना, इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे बेटा, सबसे पहले आप लोग समझ लो, और Mg, Mg का मतलब समझते हो मैग्नीशियम। ठीक है, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg हो गया। अब मैग्नीशियम तो एक मेटल है ना, तो मेटल कौन से फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में, Mg प्लस O2। O2 का मतलब होता है डाई ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, और डाई ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो, और अपन को प्रोडक्ट बनाना है। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दो रिएक्टेंट तो आ गए, हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है बेटा, दो, और ऑक्सीजन कितना है, दो, आपस में कंबाइन करेंगे और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम तो दो है और ऑक्सीजन भी दो है, लेकिन आपने तो मैग्नीशियम ओनली सिंगल लिखा हुआ है और ऑक्सीजन भी एक ही लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। मैग्नीशियम यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर दो है, तो हम आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देंगे दो। आगे हमने दो लगाया हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बेटा एक ग्रेइश ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ठीक है, कैसे कलर का, ग्रेइश ब्लैक कलर का पाउडर, ग्रेइश ब्लैक कलर का पाउडर होता है। वो पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर जरा गौर फरमाओ, हमारी जो कंडीशन थी कि दो रिएक्टेंट होना चाहिए और एक प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या वो सेटिस्फाई हुई? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो, यहाँ पे मैग्नीशियम 2Mg, ऑक्सीजन O2 दोनों कंबाइंड हुए, तो ये एक रिएक्टेंट हो गया और ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया। दैट मींस कि वी हैव द टू रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। प्रोडक्ट है वो सिंगल ही, ठीक है, Mg और O कंबाइन होकर क्या बना दिए, MgO, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। MgO को जो है
ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ये पाउडर के फॉर्म में अपने को पाया जाता है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और सबसे जरूरी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो बेटा हीट भी तो रिलीज होगी, तो क्या लिखने का, प्लस हीट। समझ पड़ी इतनी बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते बेटा, यहां पर देखो अपन ने पहले शुरुआत में बात करी कि दो रिएक्टेंट होना चाहिए और एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अब रिएक्टेंट के तौर पर हम किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं? रिएक्टेंट के तौर पर अपन लोग दो एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दो मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दो कंपाउंड को इस्तेमाल कर लो, या एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल या एक एलिमेंट एक कंपाउंड को इस्तेमाल कर लो। कुछ भी आप लोग यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट उसमें से बना सकते हैं। अगर आप लोग ये एग्जांपल पे गौर फरमाएंगे, मैग्नीशियम सिंगल है मतलब एक एलिमेंट है। O2, O2 मतलब ये ऑक्सीजन के दो एटम है। जब सेम एटम होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है ना, H2, Cl2, O2, F2, ये जो सेम एटम कंबाइन होते हैं ना, इसको बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। और अगर दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है। यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम Cl का है। अगर ऐसे कोई भी होते हैं एलिमेंट्स तो उसको अपन लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड। दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते तो उसको कंपाउंड बोला जाता है। यहां पर अगर आप लोग ध्यान दोगे बेटा तो मैग्नीशियम सिंगल है मतलब एक एलिमेंट है, O2 के फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो एक एलिमेंट आ गया और एक मॉलिक्यूल आ गया, तो एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बना देंगे, कंपाउंड। क्या बनाएंगे बेटा, कंपाउंड। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे जरूरी, कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली एंड ओनली किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का। कंपाउंड का मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बोलते हैं, क्विक लाइम बोला जाता है जिसको, ठीक है। ये होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। इसका रिएक्शन अपन लोग करेंगे बेटा वाटर के साथ। वाटर कैसे फॉर्म में होता है हमारा, लिक्विड फॉर्म में। ये आपस में कंबाइन होंगे तो CaO प्लस H2O आपस में कंबाइन हुआ। अब इसके ऊपर जरा गौर फरमाइएगा, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं अपन लोग इसको। अब यहाँ पर एक एलिमेंट कैल्शियम का है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है, दो डिफरेंट एलिमेंट है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, मतलब कि ये कंपाउंड है। क्लियर है इतनी बात। H2O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा, कंपाउंड हो गया। ऊपर वाले में देखो एक एलिमेंट था और एक मॉलिक्यूल था, तब भी रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बना कंपाउंड के फॉर्म में। यहां पर देखो ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो ये दोनों कंपाउंड मिलकर, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब कंपाउंड और कंपाउंड भी मिलेंगे तब भी क्या बनाएंगे, कंपाउंड ही बनाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपाउंड का ही प्रोडक्शन किया जाता है। कैल्शियम यहाँ पे कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन एक, दो, दो ऑक्सीजन है। तो हमारे पास टोटल क्या है, एक कैल्शियम है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। सोचो जरा इस सब को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, ये सभी मिलकर बना देंगे CaOH ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम एक है यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, OH ट्वाइस, नीचे की तरफ 2 लिखा हूं, इसका मतलब हाइड्रोजन भी दो हो गया और ऑक्सीजन भी दो हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दो था और ऑक्सीजन भी दो था। क्लियर इतनी बात। अब ये वाला सॉलिड फॉर्म में था, ये वाला लिक्विड फॉर्म में था, तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे फॉर्म में होता है, AQ का मतलब होता है बेटा एक्वियस फॉर्म, ठीक है। एक्वियस फॉर्म का मतलब होगा कि सॉलिड के अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर गैस के अंदर या किसी के अंदर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उसे बोलेंगे एक्वियस। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या रिलीज होगी, हीट एनर्जी। समझ पड़ी इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो CaO ये एक कंपाउंड है, H2O ये भी एक कंपाउंड है। क्या बनाया, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो दो कंपाउंड मिलेंगे तो भी एक सिंगल कंपाउंड बनेगा, एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल बनेगा तब भी एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो एक बात मगज में बैठा लो बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ऑलवेज, चाहे दो एलिमेंट कंबाइन हो, चाहे एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल कंबाइन हो, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो, या दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो, ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है और एनर्जी इसके अंदर रिलीज होगी। तो ये थी सबसे पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हर एक चीज डिटेल में अच्छी तरीके से आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। So our second number of chemical reaction is decomposition reaction. इससे पहले बेटा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा? ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट को हम कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होता है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। एंड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बेटा रिलीज होती है। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी जहां पर दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों को कंबाइन किया जाएगा और एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ आवर सेकंड नंबर ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? डीकंपोजिशन का मतलब यह होता है बेटा कि किसी भी चीज को ब्रेक करना या ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ब्रेक करना, ब्रेक डाउन होने का मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो किसे तोड़ेंगे? हड्डियों को नहीं तोड़ना है बेटा, रिएक्टेंट को तोड़ना है अपन को। ठीक है, हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम जानते हैं रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और बीच में एरो आता है नजर। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होगा, उसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके एक रिएक्टेंट में से हमें दो प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट भी अपन को मिल सकते हैं। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी जहां पर एक रिएक्टेंट होगा, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद एक रिएक्टेंट में से दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बेसिकली किसी भी चीज को ब्रेक करना हो, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरे को किसी की हड्डियां तोड़ना है या किसी भी चीजों को तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको हथौड़े से मारना पड़ेगा या किसी भी चीज से फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो चीजें ब्रेक होगी। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हमें अगर रिएक्टेंट को ब्रेक करना है, उसे तोड़ना है, तो हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑलवेज एनर्जी जो होती है बेटा हीट के फॉर्म में सप्लाई करी जाती है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किसी भी एक रिएक्टेंट को हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा और ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके एक रिएक्टेंट में से दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होंगे। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर अपन लोग बात करें बेटा तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते थे बेटा वो एलिमेंट भी हो सकते थे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते थे, कंपाउंड भी हो सकते थे। क्लियर इतनी बात? लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वहां पर रिएक्टेंट के तौर पर या तो हम मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं या तो कंपाउंड को ले सकते हैं। एक सिंगल एलिमेंट का ब्रेकडाउन किया जा सकता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन रिएक्शन एज अ रिएक्टेंट हम या तो किसी मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे या तो किसी कंपाउंड को ले लेंगे। ठीक है ना? मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसको अपन लोग बोल देते हैं AB। ठीक है, AB एक रिएक्टेंट है और ये या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या तो कंपाउंड के फॉर्म में होगा। अब मेरे को इसको ब्रेक डाउन करने का, ठीक है, हमने अभी याद बोला एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा रिएक्टेंट होगा
तो वो कुछ और केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक होना मानता अपन को, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ एक है। हमने जैसे आपको बताया कि इसको ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, किसी भी रिएक्टेंट को अगर ब्रेक डाउन करना है तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसे हमें एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी, उसको हमें हीट करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब होने के हीट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक होगा और एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, इसको अपन को हीट सप्लाई करना है। तो एक चीज हमने सीखी थी क्लास में कि अगर जब हीट रिलीज होती है तो उसको अपन लोग प्रोडक्ट साइड लिखते हैं और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। क्लियर की बात? तो रिएक्टेंट साइड हीट लिखना नहीं है हमें, खाली हमें जो एरो नजर आ रहा है यहाँ पर एक छोटा सी ट्राइंगल बना देंगे, इतू सा एक ट्राइंगल बना देने को। जो इतू सा ट्राइंगल अपन को नजर आ रहा है बेटा, इसको अपन लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हाई टेम्परेचर पर हो रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हो रही है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसने हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर की बात? तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट AB था, डेल्टा का मतलब होता है कि इसने हीट को क्या करा बेटा, एब्जॉर्ब किया और हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा और टूटने के बाद दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। AB हीट को एब्जॉर्ब किया, ब्रेकडाउन हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, A+B में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट था और सिंगल रिएक्टेंट में से कितने प्रोडक्ट मिले, दो। हाँ, दो से ज्यादा भी ऑब्टेन हो सकते हैं लेकिन वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो यानी कि एक रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट एक कंपाउंड के फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेकडाउन होके दो सिंपल न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया A+B के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप लोग से डेफिनेशन पूछ ले आपका शिक्षक, आपके स्कूल के टीचर, तो क्या करोगे, लिखोगे। और क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इन अ decomposition reaction, in a decomposition reaction, ठीक है, a single compound और मॉलिक्यूल, या तो कंपाउंड हो सकता है बेटा या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। a single compound और मॉलिक्यूल absorbs the heat or absorbs the energy in the form of heat, ठीक है। तो एक सिंगल कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होंगे बेटा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एंड ब्रेक्स इनटू two or more simple substance, ठीक है बेटा। इन अ decomposition reaction a single compound or molecule absorbs the energy in the form of heat and breaks into two or more simple substance। एक decomposition reaction के दरमियान जो रिएक्टेंट्स होता है बेटा वो या तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है या तो एक कंपाउंड हो सकता है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्टेंट हमारा ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद वो दो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो थोड़ा E.G देख लेते हैं अपन लोग। E.G बोले तो बेटा एग्जांपल गिवन, ठीक है। कितना अच्छी बात बताया, तो एक लाइक कर दो वीडियो पे फिर ना। E.G दैट मींस की एग्जांपल गिवन। चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वाटर बोलते हैं इसको शायद मेरे ख्याल से। तो ये लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है अपन को। यहाँ पर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, तो एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास। इसको अपन लोग बेटा हीट सप्लाई करेंगे, हीट देंगे इसको। जैसे इसको हीट देंगे तो इसका ब्रेकडाउन होगा
अब देखो बेटा एक बात ध्यान से समझना कि जब हम किसी भी रिएक्शन को लिखो तो बैलेंस होना चाहिए वो रिएक्शन। ठीक है, मोबाइल भी काम कब करता है, जब हमारे पास बैलेंस होता है। अगर बैलेंस नहीं होता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। उसी तरीके से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप लिखो तो बैलेंस से होना चाहिए, बैलेंस नहीं होगी तो किसी काम की नहीं होगी। देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म में है, हाई टेम्परेचर पर हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 2H2O लिखा हुआ है, 2 to the 4 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, 2 मॉलिक्यूल। हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी, एक रिएक्टेंट होना चाहिए, उसको हीट सप्लाई करना है। एक रिएक्टेंट है लिक्विड फॉर्म में, उसको हीट सप्लाई करना है, कर दिया। अब ये एक रिएक्टेंट का क्या होना मांगता, ब्रेक डाउन होना। तो ये जो एक रिएक्टेंट है बेटा वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट। तो 2H2O है, देख के पता चल रहा है, एक जो रिएक्टेंट जो ब्रेक डाउन होगा उसमें से एक तो हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो 2H2O है, इसमें से क्या बन जाएगा बेटा, 2H2 प्लस O2, 2H2 ठीक है, सेपरेट हो गया। देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर एक नहीं है बेटा, आगे 2 लगा के रखा हूं, इसका मतलब कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन ना लिक्विड फॉर्म में होता है ना सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन ये भी कौन से फॉर्म में होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखो तो ये स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, वो क्या रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो जो पेपर चेकिंग करने वाला बंदा होता है ना, उसको बहुत खूबसूरत लगता है, और कोई भी खूबसूरत चीज बहुत अच्छी लगती है सभी को। इस वजह से जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन लिखो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना ना भूलो। ठीक है, तो एक तो ये था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने हीट किया, उसको हीट सप्लाई दिया। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होके 2 प्रोडक्ट बनाए यहाँ पे, 2 to the 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। एक और एग्जांपल है, आप सब लोग इससे पहले दिन इससे मुलाकात होगी आप सभी लोगों की, CaCO3। बहुत पुराना एग्जांपल है ये, तो बच्चा दूध पीता जानता है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं अपन लोग, और इसको बेसिकली लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन चूने का पत्थर, ठीक है, वो सुंदरलाल चूना लगाते हैं जेठा जी को, वो वाला चूना नहीं। ठीक है, चूना मतलब जो अपने दीवारों पे लगाने के लिए लगाते हैं वो। तो CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको अपन लोग बेटा हीट करेंगे। हीट करने का मतलब कि हमने इसको एनर्जी सप्लाई करी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका ब्रेकडाउन होना। तो यहाँ पे CaCO3 का ब्रेकडाउन करना, साइड में समझो कैसी होगी। CaCO3 का ब्रेकडाउन करना है, तो CaCO3 का जब हम ब्रेकडाउन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर CaCO3 ब्रेक होगा, एक बना देगा Ca और एक बना देगा CO3। ठीक है इतना, लेकिन Ca अलग होगा, CO3 अलग होगा, तो ये आयोनिक फॉर्म में होगा और स्टेबल नहीं होगा। हमें जो प्रोडक्ट बनाना है बेटा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के। तो CO3 में कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन। तो 3 में से एक ऑक्सीजन किसके पास चले जाएगा, Ca के पास। तो पहले हमने किसको सेपरेट करा बेटा, ध्यान से समझना, वापिस से बता रहा हूं, CaCO3 है ना, इसको बेटा क्या करने के, अपन को ब्रेक करने हैं। इसको ब्रेक करूंगा तो क्या बना देगा बेटा, Ca और CO3 ये बना देगा, और Ca+2 के फॉर्म में होता है, CO3-2 के फॉर्म में। क्लियर थी बात। यहाँ पर अभी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में बना है। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर बेटा 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास चले जाएगा। यहाँ पे तो सिंगल था, इसके पास कुछ था नहीं, ठंडन गोपाल था। CO3 ऑक्सीजन कितने थे इसके पास, 3, तो 3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास चले जाएगा। तो 3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास गया तो क्या बना देगा बेटा, CaO। अब ये स्टेबल हो गया। प्लस इसके पास कितने ऑक्सीजन थे बेटा, 3, इसमें से एक इसने इसको दे दिया, इसके पास ऑक्सीजन कितना बचा, 2, तो क्या बना देगा, CO2। क्लियर इतनी बात, जस्ट वो समझाने के लिए था। ठीक है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ये क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद CaCO3 में से CO3 का एक ऑक्सीजन Ca के पास चले जाएगा और क्या बना देगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा कैसे फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। प्लस यहाँ पे CO3 था, एक ऑक्सीजन इसके पास चले गया तो क्या बचेगा, CO2, तो ये बना दिया CO2। कैल्शियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में होती है बेटा, गैसियस फॉर्म में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो ये थी बेटा हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो से ज्यादा मिल सकते हैं, बट वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, चलो तो ये जो हमने पढ़ा सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट है, उसको एनर्जी सप्लाई करा, ब्रेक डाउन हुआ और उसमें से अपन को दो प्रोडक्ट मिले। ठीक है, या उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट। तो ये था हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सवाल आपको 3 मार्क्स में आ सकता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। चलो वो भी समझते हैं ना। एक तो बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करो तो थोड़ा सांस फूल रही है मेरी, तो दैट्स उसके लिए आप सभी के लिए सॉरी आपका सभी को। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दो रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट मिलता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा या उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कॉम्बिनेशन में जो रिएक्टेंट्स होंगे बेटा, या तो दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, या दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर बेटा जो रिएक्टेंट होगा या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या तो कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में हम रिएक्टेंट को ले सकते नहीं है ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कुछ 3 पॉइंट थे डीकंपोजिशन के और कॉम्बिनेशन के। चौथा पॉइंट अगर आपसे पूछे तो ये जो दो एग्जांपल हैं उनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लोग लिख देना। कॉम्बिनेशन में भी एग्जांपल बताया था और डीकंपोजिशन में भी, तो दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख दोगे तो 4 पॉइंट सबके हो जाएंगे, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जिसमें भी पूछे आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था नंबर 2 रिएक्शन जिसका नाम था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ना आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की, जिसको बोलते हैं अपन लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आवर थर्ड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन होगा और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी जहां पर रिएक्टेंट्स सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होगी या रिएक्शंस के आसपास की जो सराउंडिंग होगी वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सराउंडिंग जो होगी वहां पर एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, वहां की सराउंडिंग को कूल कर देगा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा वो एक कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करती है। तीसरी सबसे महत्व की बात कि ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा? रिएक्टेंट। इसका मतलब यह होता है कि केमिकल रिएक्शन में तो दो ही चीज है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है बेटा? रिएक्टेंट। इसका मतलब यह होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है।
तभी तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि जो रिएक्टेंट्स होगा सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये होगा कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वो थोड़ा ठंडा कर देगी, कूल कर देगी, क्योंकि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट मींस कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, वहां पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दैट मींस कि जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी एनर्जी कम होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जांपल क्या क्या होंगे वो हम डेफिनेशन समझाते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे यहाँ पर। चलो, डेफिनेशन क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की। In a chemical reaction, reactants absorbs the heat energy from surrounding। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो रिएक्टेंट्स होंगे बेटा वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। और क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी, इन अ केमिकल रिएक्शन reactants absorbs the heat energy from the surrounding and forms a product। जो reactants होंगे वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट इन सराउंडिंग। ठीक है, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, ये सराउंडिंग में एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यहाँ पर बनता है, रिएक्टेंट जो होगा बेटा वो सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं से भी हम हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो चीज जो होगी, वो जगह जो होगी, सराउंडिंग जो होगी वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। नंबर 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आप लोगों को कि ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, reactants absorbs the heat। रिएक्टेंट क्या करते हैं बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्टेंट्स absorbs the heat energy। ठीक है, that's why product, that's why reactant has less energy compared to product। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीन बातें आपको एंडोथर्मिक में याद रखनी है। एंडोथर्मिक की डेफिनेशन कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं अपन लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2, सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, इस वजह से जो है ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है ना। एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आप लोगों को, अगर याद आ जाए तो।
इससे पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कुछ कुछ इसके जैसी थी वो, वहां पर भी हीट क्या हो रही थी बेटा, एब्जॉर्ब हो रही थी, अगर ध्यान से लेक्चर देखा तो इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर भी हमने देखा कि जो रिएक्टेंट था वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्रेक डाउन होके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा था। याद आया कुछ कुछ? ठीक है, अच्छी बात है। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है बेटा क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो एक और पॉइंट याद आ गया हमारे पास, all the decomposition reaction, all the decomposition reaction, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है बेटा जहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, सिर्फ डीकंपोजिशन की नहीं, सारी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पर भी आपको एनर्जी एब्जॉर्ब होती हुई नजर आई, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। All the decomposition reactions are basically endothermic reaction। ठीक है, जितनी भी आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन नजर आती है जहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती है बेटा वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या होंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बोलो तो एक मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, वो आइस के क्यूब्स आते हैं, बर्फ आता है ना, बर्फ को अपन लोग थोड़ी देर ऐसे बाहर खुले में रख दो, कुछ देर बाद देखोगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बर्फ थी, आइस थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, आइस के फॉर्म में। वो क्या करेगा बेटा, सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो एक मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। सेकंड एग्जांपल क्या होता है बेटा, मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट और सॉलिड सॉल्ट। जो सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं बेटा, सॉलिड आयंस होंगे, सॉलिड सॉल्ट्स होंगे, वो भी क्या करेंगे बेटा, सराउंडिंग में से जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? एक और एग्जांपल अगर जानना हो तो इवापोरेशन समझ लो। इवापोरेशन तो आप लोग जानते ही हो, लिक्विड फॉर्म में होगा। वो पानी को अगर अपन लोग बाहर खुले एनवायरनमेंट में रखते थे, धूप में रखते थे, तो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट पड़ेगी मतलब उसको हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा। तो क्या होगा बेटा, वो जो पानी होगा लिक्विड फॉर्म में, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड फॉर्म में से जो है वेपर के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थे कुछ एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, या सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट्स व्हाई बेटा ये किस टाइप, मतलब ये क्या करता है, सराउंडिंग को कूल करता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। तीसरी बात ये बेटा कि ये जो रिएक्शंस होती है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट मींस कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी डीकंपोजिशन, वहां पर बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी और उसके अलावा भी जो भी रिएक्शन होगी जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको अपन लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। 3 एग्जांपल देके, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट और इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये थे 3 एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। नाउ आगे बढ़ते हैं 4th टाइप की केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So our next form of chemical reaction is exothermic reaction। ये केमिकल रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से लेकर हर एक जगह पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखने को मिलती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो वो प्रोसेस में भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ में जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन करते वक्त बेटा क्या होता है कि वहां पर जो है
एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको कंबाइन करना होता है। बेसिकली 92 यूरेनियम 235 एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। वहां पर भी हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कंबशन रिएक्शन, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, कंबस्ट करना मतलब जलाना, और जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो जब हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी चीज का जब कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। तो इतनी सारी जगहों पर और इतने इंपॉर्टेंट जगह पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। तो लाजमी है कि हमें ये पढ़ना जरूरी है, हमें आना चाहिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली इसके पहले हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है बेटा, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये पढ़ा था एंडोथर्मिक में। और जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है सभी के सभी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड होती है। आज जो पढ़ना है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस कर चुका हूं। और पर्सनली बोलूं तो मैं ये टाइप की केमिकल रिएक्शन कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज कि हमने नए 10th के बाद 11 साइंस में एडमिशन लिया था और 10th में हमें साइंस का बेसिक एकदम जीरो, नील बटे सन्नाटा, शून्य अंडा जीरो, कुछ नहीं बेस था हमारा साइंस में। और हमको इंटरेस्ट था साइंस पढ़ने में, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री में, तो हमने जो है उसमें एडमिशन ले लिया 11 साइंस में। ठीक है, अब 11 साइंस में दूसरा ही दिन था और हमने केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लिया कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो भैया उस दिन के बाद जो हमारे साथ हुआ, जो हादसा हमारे साथ हुआ, उसके बाद हमने भूले नहीं। कभी जिंदगी में जो डांट पड़ी है कि बेस क्लियर नहीं है, ये है वो है, उसके बाद कभी लाइफ में जो है आंख बंद करके नींद में भी पूछोगे तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ, इतना ज्यादा। तो यह हादसा आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से पढ़ना जरूरी है, ताकि आप 11th में जाओ, 10th में जाओ तो आपके मास्टर आपसे पूछे तो आपको आना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर ने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे साथ सर तो पढ़ाई दिए हैं, तो देखना वीडियो, पढ़ना अच्छी से, अच्छा परफॉर्मेंस देना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे। द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स जो होंगे बेटा वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड energy is released in the form of heat, और एनर्जी जो होगी बेटा वो क्या होगी, रिलीज होगी, कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। सच अ केमिकल रिएक्शन is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। Such a chemical reaction is known as exothermic reaction। ऐसी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वहां पर एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट,
इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक के ऊपर जरा मैं थोड़ा सी हाईलाइट करना चाहता हूं। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता था बेटा कि एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, और एब्जॉर्ब कौन करता था बेटा? रिएक्टेंट। तो हमने क्या बोला था कि रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यही बोला था। एक्सोथर्मिक में भी यही है, लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, रिलीज होती है तो मतलब कहां से रिलीज होगी? प्रोडक्ट साइड से। एक बेसिक ब्लूप्रिंट अगर अपने देखें तो A प्लस बी यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, और रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे AB, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर बेटा एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अपन लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है, ठीक है? ये जो रिएक्शन है कहीं देखेली, इसको अपन लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? उस पॉइंट पे अपन आते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, और एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी जहां पर भी लिखी हो समझ जाने का कि वो साइड की एनर्जी कम है। एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी जो थी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट के साइड लिखी थी, दैट मींस कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बेटा जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है वो प्रोडक्ट साइड लिखी हुई है। एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। तो एनर्जी जो है बेटा वो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, दैट मींस कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है प्रोडक्ट की, इट इज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है? तो अपने सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? तो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर एनर्जी जो है बेटा वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है और वो प्रोडक्ट साइड लिखी हुई है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। एंडोथर्मिक में जो हीट थी, एनर्जी थी, वो रिएक्टेंट साइड लिखी थी, तो हमने क्या बोला? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड है, दैट मींस कि प्रोडक्ट की केमिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी ज्यादा है। क्लियर इतनी बात? फिर हमने अभी यार एक छोटा सा हिंट दिया कि ये कहीं देखेली लग रही है, सुनहरी लग रही है, ठीक है? सुना तो मेरे मुंह से ही होगा, देखा भी मेरे वीडियो में होगा। तो A प्लस बी गिव्स AB प्लस हीट। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने बेटा? दो, प्रोडक्ट कितना है? एक। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो तीसरा पॉइंट शामिल करेंगे हम लोग थियरी में, ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, जितने भी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो सभी के सभी बेसिकली आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी जहां पर दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया जाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? अब एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या होंगे? नंबर 1 रेस्पिरेशन रिएक्शन। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं C6H12O6 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, वहां पे तो वो क्या बोलते हैं,
का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन कहीं देख ली होगी। तो C6H12O6 प्लस 3 मॉलिक्यूल या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिएक्शन कंप्लीट होती है और 6CO2 6H2O और एनर्जी कुछ रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के दरमियान एक एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक हो जाएगा एग्जांपल एक्सोथर्मिक का। सेकंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि जो 92 यूरेनियम 235 होगा वहां पर भी जो 92 यूरेनियम 235 के आइसोटॉप्स होंगे उसको हम कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। और तीसरा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कंबशन, जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं या किसी भी चीज को बर्न करते हैं मतलब कि हम उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो एक तीसरा एग्जांपल हो जाएगा बेटा हमारे पास कंबशन का। और भी कई एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट हम बेसिकली उसको इंक्लूड नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो अभी 3 एग्जांपल बहुत हो जाएंगे आपके थियरी में लिखने के लिए। एक तो हो जाएगा रेस्पिरेशन रिएक्शन C6H12O6 वाली रिएक्शन, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 92 यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम का आइसोटॉप्स का कंबशन कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं अपन लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास कौन सा कंबशन रिएक्शन जहां पर हम किसी भी चीज को जलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। 3 एग्जांपल लिख देना, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 मार्क्स मतलब ये कैसे पूछता है वो भी मैं बताता हूँ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो एंडोथर्मिक वाले मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, है ना, उसकी डेफिनेशन थी, फिर वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है और ये 2 पॉइंट थे। उसके बाद कुछ एग्जांपल एनिमेशन में दिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के अंदर ये 3 पॉइंट लिखना और चौथे पॉइंट में इसके केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दे देना। तो 3 मार्क्स आपको कंप्लीट इसके मिल जाएंगे डिफरेंस की। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का चौथा टाइप जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन, दूसरी हमने पढ़ी डीकंपोजिशन, तीसरी पढ़ी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जो है वो डीकंपोजिशन को ही एंडोथर्मिक बोलते हैं। और चौथी हमारे पास है एक्सोथर्मिक, जो कॉम्बिनेशन थी बेसिकली वही क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास थी। ये था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1। ठीक है, ऑलरेडी 1 आवर्स की वीडियो हो चुकी है, इससे ज्यादा लॉन्ग जाऊंगा तो एक मूवी बन जाएगी इतनी देर में। ठीक है, तो यहाँ तक के हम रखते हैं 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये 4 जो इंपॉर्टेंट आपकी है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एक और थर्ड पार्ट भी आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जहां पे एक न्यूट्रलाइजेशन और एक कंबशन, 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो भी उसके अंदर इंक्लूड करी जाएगी। तो यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टोटल 3 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट मिलेंगे यहाँ पर। आई होप सो कि आप सभी को समझ में बहुत अच्छी से आया होगा। एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लिख के, रिएक्शन समझा समझा के, बिकॉज हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा एजुकेशन आपको देना है विद फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे लेना नहीं है। और जब तक के लॉकडाउन है, जब तक कि इतना कोविड वगैरह चल रहा है, फ्री में ज्ञान बट रहा है, लूटो। ठीक है, बाबा रणछोड़ दास जी ने कहा था यहाँ पे चारों तरफ ज्ञान बट रहे, जहां से चाहिए ले लो जाकर। यहाँ पर भी हम बांट रहे, चाहिए तो ले लो आकर, यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप, लेक्चर नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 था ये। अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, पार्ट 3 भी आने वाला है। तो ये था पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच फॉर यहाँ तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पार्ट 2 में, इंशाल्लाह वो भी एकदम बेहतरीन सा डीप में एकदम वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक बेल आइकन प्रेस करके दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर नाउ। टाटा, बाय बाय, सी यू।